नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ऐसे तो जुर्म की कहानियां हमेशा दुखद ही होती हैं। कभी कभी कोई ऐसा पहलू, कोई ऐसा एस्पेक्ट उस स्टोरी से, उस वाक्य से निकल कर आता है जिसमें इंसान राहत ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन आज जो वाक्य, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, वो सिर्फ दुखद नहीं, बहुत ज़्यादा दुखद है। मगर हम इनसे भाग भी नहीं सकते, इन कहानियों से, क्योंकि ये समाज की सच्चाई है और इन्हें जानना और इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए खुद को और अपने आसपास के लोगों को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, आज के वाक्य की, जिसे सुनकर आपका भी कलेजा पिघल जाएगा। ये घटना है मध्य प्रदेश के भिंड का। भिंड, इटावा, मुरैना। इटावा तो खैर उत्तर प्रदेश में है। भिंड, मुरैना, इटावा, ग्वालियर, ये जो बेल्ट है ये चंबल के इलाके के तौर पर जाना जाता है। और चंबल का रिलेशन सीधे सीधे डाकुओं से है, आप ये भी जानते हैं। वहाँ एक परंपरा रही है और वहाँ जो बीहड़ है उसमें छुपकर सालों साल अलग अलग डकैतों के गिरोह जो है वो काम करते रहे हैं। और कहते ये भी हैं कि चंबल के पानी की तासीर कुछ ऐसी है कि वो पानी बागी पैदा करता है। लेकिन आज जो घटना, जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, उस घटना का ताल्लुक किसी डाकू से या किसी बागी से नहीं, बल्कि कुछ कायर कातिलों से है। ऐसे बुजदिल लोगों से जिनके बारे में सुनकर सिर्फ अफसोस होता है और मन गुस्से से भर जाता है। भिंड का ये मामला है। 25 साल का मोनू भदौरिया नाम का एक नौजवान 9 फरवरी को गायब हो जाता है। असल में मोनू जो है वो रहने वाला तो भिंड का था, भिंड के पास ही एक गांव है, वहाँ का रहने वाला था। लेकिन मोनू काम करता था विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। वहाँ के एक टोल प्लाजा में वो नौकरी करता था। और 9 फरवरी को वो जब अपने घर लौट रहा था, यानी भिंड आ रहा था, तो इसी बीच रास्ते से अचानक वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसका फ़ोन विजयवाड़ा से लेकर ग्वालियर तक और ग्वालियर के बाद एक और पर्टिकुलर पॉइंट तक बिल्कुल ऑन था। घर वालों से उसकी बातचीत हो रही थी। लेकिन उसके बाद अचानक उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और मोनू कहीं गायब हो गया। पिता जो घर में अपने बेटे के इंतज़ार कर रहे थे वो काफ़ी परेशान हुए और अगले ही दिन यानी 10 फरवरी को उन्होंने अपने बेटे मोनू भदौरिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। ये जो रिपोर्ट लिखवाई गई, इसमें पिता ने ये बताया कि मेरी अपने बेटे से बात हो रही थी लगातार जब वो विजयवाड़ा से चला था। वो अंडमान एक्सप्रेस से इधर आ रहा था और ग्वालियर में वो अंडमान एक्सप्रेस से उतरा भी था। उतरने के बाद वो हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा था, वो बस में था और उससे मेरी बात हुई थी। इतनी सारी बातें पिता ने पुलिस को बताई और पुलिस ने जब उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रैक की तो देखा कि वाकई विजयवाड़ा से मोनू जो है वो चला भी था, ग्वालियर तक पहुंचा भी था। और ग्वालियर के बाद वो भिंड के रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गोहद चौराहा। तो उस गोहद चौराहे तक मोनू का मोबाइल फ़ोन और उसका लोकेशन साफ साफ दिख रहा था। लेकिन गोहद चौराहे के बाद मोनू का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और यही वो पर्टिकुलर पॉइंट था जहां से मोनू भी गायब हो गया। लेकिन मोनू कहाँ गया, उसे किसने गायब किया, क्या हुआ होगा उसके साथ, ये तमाम सवाल जो है वो मोनू के घर वालों के पास भी थे, उनके दिमाग में भी थे और पुलिस के पास भी। पुलिस को इस गुमशुदगी के मामले को सुलझाना था। ये मामला इसलिए भी बहुत नाजुक था क्योंकि मोनू की अब से बमुश्किल 7 से 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। यानी कहते हैं ना, नई नवेली दुल्हन, तो मोनू जो है वो नया नवेला दूल्हा था। और शादी के कुछ महीनों के बाद वो फिर से अपने वर्क स्टेशन विजयवाड़ा चला गया था और अब विजयवाड़ा से वो तकरीबन 6 महीने बाद अपने घर लौट रहा था। ऐसे में मोनू की गुमशुदगी से सिर्फ मोनू के पेरेंट्स, उसके अपने परिवार के लोग ही परेशान नहीं थे, बल्कि ससुराल वाले भी परेशान थे क्योंकि उनका दामाद जो है वो बीच रास्ते से गायब हो गया था। और ससुराल वाले भी इस मामले में पूरा इंटरेस्ट ले रहे थे और मोनू के पिता से, मोनू के घर वालों से बात करके ये खोज खबर लेने में लगे थे कि आखिर उनका दामाद मोनू कहाँ चला गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी, लेकिन पुलिस के लिए चैलेंज ये था कि मोबाइल फ़ोन जो है वो गोहद चौराहे पर आकर स्विच ऑफ हुआ था। इसके बाद आगे कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ गया मोनू। पुलिस ने जब घर वालों से पूछताछ की तो ये पता चला कि मोनू विजयवाड़ा से चला था और विजयवाड़ा से चलकर 9 फरवरी को उसे ग्वालियर में उतरना था और इसके बाद उसे अपने घर आना था।
पुलिस को ट्रेन का नाम भी पता चला कि अंडमान एक्सप्रेस से आना था। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस पहुंची ग्वालियर रेलवे स्टेशन, यानी भिंड की पुलिस ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंची और रेलवे स्टेशन जहां पर अंडमान एक्सप्रेस आती है जिस प्लेटफॉर्म पर, उस प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी फुटेज की पुलिस ने बड़ी बारीकी से स्कैनिंग की, उसे देखा और देखने के बाद पुलिस ने ये नोटिस किया, ये पहचान लिया कि हाँ, मोनू वाकई अंडमान एक्सप्रेस से ग्वालियर में उतरा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यानी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पुलिस के लिए थी। अब इस जानकारी के बाद पुलिस ने आसपास के और इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की, खासकर रेलवे स्टेशन के बाहर के और सड़क के, ये सारे फुटेज जो है पुलिस ने देखे और उन फुटेजेस में मोनू जो है रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता हुआ और आगे सड़क पर चलता हुआ भी दिखाई दे रहा था। ये सारे फुटेज जो है पुलिस ने मोनू के घर वालों को भी दिखाने का फैसला किया, ताकि अगर मोनू के घर वालों को इन तस्वीरों में कुछ भी संदिग्ध लगे या कोई ऐसी बात लगे तो घर वाले पुलिस को बताएं कि हाँ, हमें ये मामला कुछ अटपटा लग रहा है। तो घर वाले जो है ये फुटेज देखने के लिए उनको बुलाया गया और मोनू के जो पेरेंट्स थे उनके अलावा मोनू के ससुराल के लोग, मोनू के ससुर जी और बाकी लोग भी जो है वो पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने उन फुटेजेस को देखने का फैसला किया। सारे लोग अभी फुटेज देख ही रहे थे, तब तक मोनू के जो ससुर जी हैं वो अचानक चिल्ला उठे कि अरे मोनू के पीछे ये कौन है। तो जब मोनू के ससुर जी इस तरह से चिल्ला उठे तो सारे लोग हैरान हुए कि भाई ये क्या बात हुई, क्योंकि उनको उन फुटेज में कुछ भी अननेचुरल या अजीब बात नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मोनू के ससुर जी बिल्कुल अचानक उत्तेजित हो गए थे। तो लोगों ने पूछा कि किसकी बात कर रहे हैं आप, तस्वीर में ऐसा क्या है। तो उनके ससुर जी ने एक लड़के को पॉइंट आउट किया जो तस्वीर में दिख रहा था। उस लड़के को देखकर उन्होंने कहा कि अरे ये अनुराग यहाँ क्या कर रहा है। अब अनुराग का मोनू के साथ या मोनू के पीछे चलना जो है वो मोनू के ससुर जी को बहुत हैरान और परेशान कर रहा था। पुलिस ने पूछा कि ये अनुराग कौन है, क्या आप इसे जानते हैं, और मोनू के साथ या मोनू के पीछे आप अनुराग को देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन मोनू के जो ससुर जी थे उनका ये कहना था कि नहीं, अनुराग को तो मैं जानता ही हूँ और मैं इसलिए हैरान हूँ क्योंकि ये अनुराग जो है वो मेरी बेटी को पिछले कई सालों से परेशान कर रहा है। यानी एक सिरफिरा आशिक है मेरी बेटी का, और मेरी बेटी के साथ जो है ये काफ़ी समय से मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था और हमने कई बार इसको डांटा फटकारा भी है। अब ये लड़का मोनू के पीछे चल रहा है तो मैं इस बात पर थोड़ा हैरान हूँ कि ये मामला क्या है। पुलिस ने जब मोनू की बीवी राधा के पिता के मुंह से जब ये बात सुनी और अनुराग के बारे में पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने तय किया कि अब वो अनुराग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएगी, क्योंकि ये एक इकलौती कड़ी या लीड इस मामले में पुलिस को लग रही थी जिससे मोनू की गुमशुदगी का रहस्य जो है वो सुलझ सकता था। अब पुलिस ने अनुराग के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने की शुरुआत की। पुलिस ने अपने गुप्तचरों को लगाया। अनुराग जिस गाँव में रहता था वहाँ पुलिस के कुछ लोग सादे लिबास में घूमते हुए टहलते हुए गए और लड़के के बारे में पूछताछ की। इन सारी पूछताछ में, पड़ताल में पुलिस को अनुराग के बारे में वाकई कुछ बातें पता चली और वो बातें चौंकाने वाली थी। वो बात ये थी कि अनुराग आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से राधा नाम की एक लड़की से प्यार करता था। वही राधा जिसके साथ अब तकरीबन 8 महीने पहले मोनू की शादी हुई थी। और राधा और अनुराग न सिर्फ एक दूसरे के बहुत करीब थे बल्कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि राधा ने अपनी बांह पर ब्लेड से काट कर ए लिख लिया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमेशा हमेशा के लिए अनुराग के नाम का जो फर्स्ट लेटर है या अल्फ़ाबेट है, उस अल्फ़ाबेट को उसने अपनी बांह पर गुदवा लिया था और खुद ब्लेड से काट कर लिखा था। तो आप वो डेस्परेशन, वो पैशन या वो पागलपन जो भी कहें वो आप समझ सकते हैं। और वो पागलपन अनुराग के लिए मोनू की पत्नी राधा का था। ये सारी बातें जो है पुलिस को छानबीन के दौरान पता चली। अब पुलिस को लगने लगा कि अगर इस तरह का मामला है जिसमें इतना प्यार को लेकर डिस्प्रेशन है या रिलेशनशिप को लेकर इतना डिस्प्रेशन है तो पता नहीं फिर राधा ने शादी के लिए हामी क्यों भरी। लेकिन अब हामी तो भर ली, राधा तो अब मोनू की पत्नी है। अब इस मामले में अनुराग का क्या रोल है? क्या वाकई मोनू की गुमशुदगी में अनुराग ने उसका कुछ हाथ है? पुलिस अब ये सारी बातें जानना चाहती थी। पुलिस ने अपने सूत्रों से तो इन सारी बातों का पता लगा लिया था, लेकिन अब
अनुराग से पुलिस को पूछताछ करनी थी। पुलिस ने अनुराग को फौरन जो है वो हिरासत में लिया और उससे मोनू की गुमशुदगी के बारे में पुलिस ने पूछताछ करने की शुरुआत की। और जैसा कि क्राइम के तकरीबन सारे ही मामलों में होता है, गुनहगार शुरू में ये नहीं मानता कि उसने कोई जुर्म किया है और वो टाल मटोल करने लगता है। तो अनुराग ने भी कई तरह की किस्से कहानियाँ पुलिस को सुनाई और मना करने लगा कि वो मोनू को जानता ही नहीं है, मोनू की गुमशुदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो राधा से भी नहीं मिला, क्योंकि राधा से उसके एक समय में अच्छे रिलेशन थे, लेकिन जब से राधा की शादी हो गई न तो राधा से उसकी बात होती है, न मोनू के बारे में उसको कुछ खबर है। कुल मिलाकर वो अपने आप को इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अलग बता रहा था। लेकिन जब पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज अनुराग को दिखाई, जिसमें अनुराग ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर मोनू के पीछे चलता हुआ दिख रहा था या मोनू का पीछा करता हुआ दिख रहा था, तो फिर अनुराग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब अनुराग को लगा कि उसे अब सच बताना ही पड़ेगा। इसके बाद अनुराग ने न सिर्फ मोनू की गुमशुदगी में अपना हाथ होने की बात मान ली, बल्कि उसने ये भी बताया कि मोनू अब इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल किया जा चुका है। लेकिन बेगुनाह मोनू, जिसका दूर दूर तक अनुराग से कोई वास्ता नहीं था, अनुराग ने उसका कत्ल क्यों किया? ऐसी क्या बात थी? अब पुलिस को ये सच जानना था, तो पुलिस ने अनुराग से अब और ज़्यादा सख्ती की और तब अनुराग ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ है। हुआ ये कि 9 फरवरी को मोनू विजयवाड़ा से ग्वालियर और फिर ग्वालियर से भिंड अपने गांव आने वाला था। इसकी जानकारी अनुराग को पहले से ही थी और अनुराग ने अपने 3 और दोस्तों के साथ मिलकर मोनू को टारगेट करने और उसकी जान लेने का फैसला पहले ही कर लिया था। 9 फरवरी को जब अंडमान एक्सप्रेस से ग्वालियर रेलवे स्टेशन में मोनू भदौरिया नीचे उतरा तो अनुराग उसके पीछे पड़ गया। इसके बाद जैसे ही मोनू रेलवे स्टेशन के बाहर आकर भिंड जाने वाली बस में बैठा, अनुराग भी उसी बस में सवार हुआ और मोनू के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। इसके बाद उसने मोनू से दोस्ती गांठी और दोनों आपस में बात करते हुए एक को पैसेंजर की तरह उस बस में चलने लगे। बस भिंड की ओर बढ़ रही थी और बातों बातों में फिर मोनू ने पूछा कि अनुराग ने पूछा कि तुम किस गांव के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो? तो मोनू ने फिर अपने गांव का नाम बताया और जैसे ही मोनू ने अपने गांव का नाम बताया तो अनुराग ने कहा कि अरे मैं भी उधर जा रहा हूँ और मेरे कुछ दोस्त मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक ड्रॉप कर दूंगा। मोनू को अनुराग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मोनू असल में अनुराग को पहचानता भी नहीं था। तो मोनू इस बात के लिए तैयार हो गया। अब हुआ ये कि भिंड वाली जो बस है वो गोहद चौराहे तक पहुंची और गोहद चौराहे पर उतरकर इनको कोई दूसरी गाड़ी लेनी थी। लेकिन जैसे ही गोहद चौराहे पर मोनू उतरा, अनुराग भी उसके साथ उतर गया और वहीं पर एक कार में अनुराग के 3 दोस्त पहले से ही उनको लिफ्ट देने के लिए तैयार थे। इसके बारे में अनुराग ने पहले ही मोनू को बता भी रखा था, तो मोनू को दूर दूर तक अनुराग पर कोई शक नहीं हुआ और नहीं उसके दोस्तों पर कोई शक हुआ। उसे ये लगा कि अच्छा अनुराग को लेने उसके 3 दोस्त आए हुए हैं और जब ये चारों लोग उधर जा ही रहे मेरे गांव की तरफ तो मैं भी चलता हूं। और वो इनके कहने पर अनुराग की कार में बैठ गया। अनुराग ने उसको पूरा रिस्पेक्ट देते हुए ड्राइवर के बगल वाली सीट पर यानी सामने बैठने के लिए कहा और खुद जो है वो पीछे बैठ गया। बाकी 2 उसके दोस्त अनुराग के साथ पीछे बैठे। इस तरह से उस कार में कुल 5 लोग सवार थे, इंक्लूडिंग मोनू और अनुराग। कुछ दूर गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी तो जो गांव का रास्ता है मोनू के, वो गांव का रास्ता पीछे छूट गया। अब जैसे ही गांव का रास्ता पीछे छूटा तो मोनू ने अनुराग से कहा कि अरे अब मुझे कहाँ ले जा रहे हो, क्योंकि गांव तो मेरा पीछे छूट गया, मैं इतनी देर से रुकने के लिए कह रहा हूँ लेकिन तुम रुक नहीं रहे। तब अनुराग जो है वो अपनी असलियत पर उतर आया। उसने पीछे से एक गमछा डालकर मोनू का गला कसकर पकड़ लिया, जकड़ लिया। मोनू का दम घुटने लगा। अब मोनू बुरी तरह से छटपटाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब इस तरह से उस पर अचानक हमला हुआ और उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो फिर उसे ये बात समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो इस मामले से उसकी बीवी के पुराने अफेयर का कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है। अब मोनू ने ये कहा कि मुझे लग रहा है कि शायद तुम मेरी बीवी राधा के जानकार हो
और तुम इसी वजह से मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तो पहले ही राधा को ये कह दिया था कि अगर तुम्हें किसी और के साथ जाना है, अगर तुम्हारा कोई प्रेमी है जिसके साथ तुम रहना चाहती हो, और वाकई अगर तुम राधा के आशिक हो, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो और तुम राधा के साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारो, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊँगा। तो एक तरह से अपनी जान बचाने के लिए मोनू ने ये आखिरी तरीका या आखिरी रास्ता चुना था, और उसको उम्मीद थी कि शायद ऐसा कहने पर अनुराग उसकी जान बख्श देगा। लेकिन अनुराग और उसके दोस्त पहले से ही ठान कर आए थे कि वो मोनू को रास्ते से हटा कर ही दम लेंगे, और अगर इस हालत में वो मोनू को छोड़ देते हैं तो शायद उनके लिए और मुसीबत बढ़ जाएगी। ये उनकी सोच थी। तो उन्होंने मोनू का गला घोंटना जारी रखा, और कुछ ही मिनटों के अंदर मोनू वहीं निढाल होकर कार की जो सामने वाली सीट है, ड्राइवर के बगल वाली सीट जहाँ पर वो बैठा था, वहीं पर वो गिर पड़ा, और वहीं सीट पर बैठे बैठे उसकी जान चली गई, उसकी हत्या हो गई। अब मोनू भदौरिया की लाश को ठिकाने लगाना अनुराग और उसके दोस्तों के लिए एक नई चुनौती थी। वो लोग अब कार को लेकर भिंड के आसपास के इलाके में देर तक घूमते रहे। रात हो गई, और रात होने के बाद फिर उन्होंने ये तय किया कि वो इस लाश को बीहड़ में कहीं निपटाएंगे। बीहड़ मतलब आप जानते हैं, भिंड और मुरैना के आसपास का जो इलाका, जहाँ रेत के बड़े बड़े टीले हैं और जंगल हैं, जिन इलाकों में आबादी नहीं के बराबर है, सुनसान जगह है, उन जगहों पर वो इस लाश को निपटाएंगे। उन्होंने ये तय किया, और फिर बीहड़ तक वो लोग मोनू की लाश को लेकर गए भी, और एक खास जगह पर वो लाश उस रात फेंक कर वो सारे लोग फरार हो गए। लेकिन अनुराग को ये डर था कि अगर कल को मोनू की लाश बरामद हो गई तो शायद उसकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए अनुराग हर हाल में सारे सबूत मिटा देना चाहता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 9 फरवरी को उसने ये कत्ल किया। इसके बाद 10 फरवरी को वो फिर से वापस लौटा उसी जगह पर जहाँ पर मोनू की लाश उसने फेंकी थी। अपने एक दोस्त के साथ वहाँ वापस लौटा, और वो पेट्रोल लेकर आया था। उसने पेट्रोल उस लाश पर छिड़का और उस पर आग लगा दी। आग जलने लगी, लाश बुरी तरह से जल रही थी, और मोनू की लाश को जलाने के बाद अनुराग फिर से वहाँ से गायब हो गया। उसके मन में चिंता थी कि लाश की हालत क्या हुई, कितनी जली। अगले दिन यानी 11 तारीख को वो एक बार फिर वहाँ पहुँचा, और वहाँ आने के बाद उसने एक बार फिर ये देखा कि लाश पूरी तरह से जली नहीं है। अभी भी ऐसे अवशेष मौजूद हैं जिनसे शायद पुलिस की जांच में मदद मिल सकती है अगर ये लाश के हिस्से मिल गए। तो उसने फिर से यानी 11 फरवरी को फिर से मोनू की लाश, आधी जली हुई लाश को फिर से आग के हवाले किया, दोबारा उसे जलाया, और इसके बाद वहाँ से फिर वापस आया। अगले दिन यानी नेक्स्ट डे 12 फरवरी को वो फिर से मौके पर पहुँचा जहाँ पर उसने लाश 2 बार जलाई थी, और उसके बाद उसने वो सारे जो अवशेष हैं लाश के और राख और तमाम चीज़ें, वो अवशेष जो है एक बोरी में भरा अपने एक दोस्त के साथ, और फिर वहाँ से वो कार में उस राख को लेकर निकला उत्तर प्रदेश के इटावा की तरफ। और वहाँ चंबल नदी पर इटावा में जो पुल बना हुआ है, उस पुल के ऊपर से उसने वो राख की बोरी जो है वो इटावा नदी में प्रवाहित कर दी, डाल दी। प्रवाहित कर दी शब्द तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आमतौर पर किसी का अस्थि विसर्जन जब होता है तो बहाने के लिए प्रवाहित कर दी जैसा पवित्र शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ तो लाश निपटा रहे थे, ठिकाने लगा रहे थे, तो शायद प्रवाहित कर दी बोलना ठीक नहीं होगा। तो जो लाश के अवशेष थे, राख और दूसरी चीज़ें थी, हड्डियाँ थी कुछ बची खुची, वो सारी उन्होंने उसी में फेंक दी, चंबल नदी में। और इसके बाद वो सारे लोग वहाँ से डिस्बर्स हो गए, अपने अपने घरों को चले गए और फरार हो गए। ये सारी कहानी जब पूछताछ हुई इससे, अनुराग से, तो अनुराग ने ये सारी कहानी पुलिस को बताई। अब पुलिस ने पूछा कि भाई, एक ऐसा लड़का जिससे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी, जिसे तुम जानते तक नहीं थे, तुमने उसका कत्ल क्यों किया? अगर तुम्हारा राधा से कोई रिलेशन भी था, मोनू की बीवी से अगर तुम्हारी कोई मुलाकात थी, प्यार करते थे तुम, तो तुम शादी करने से उसको रोक सकते थे, मना कर सकते थे। और अगर शादी हो गई थी तो तुम्हारे पास 2 रास्ते थे, या तो तुम राधा को भूल जाते, या फिर अगर इसके बाद भी नहीं भूल पा रहे थे तो मोनू ने जब तुम्हें कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी बख्श दो और तुम राधा के साथ रहो, मैं बीच में नहीं आऊँगा, तुम उसे छोड़ देते। लेकिन अनुराग, जाहिर है विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात होती है, अनुराग का विनाश जो है वो होना था, करीब था। तो इसीलिए अनुराग ने सारी चीज़ों को उल्टा ही समझा और उल्टे तरीके से ही उसको डील किया। और इस चीज़ में जो राधा है, अनुराग की प्रेमिका और मोनू की बीवी, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, नेगेटिव रोल रहा।
असल में इस सारे साजिश के पीछे राधा ही थी। राधा किसी भी हाल में अपने पति मोनू से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अनुराग से राधा के रिलेशन को लेकर शादी के कुछ ही महीनों बाद मोनू को खबर हो गई थी। हालांकि मोनू अनुराग से कभी मिला नहीं था, लेकिन उसे ये ज़रूर पता था कि मेरी बीवी का एक कोई पुराना आशिक है जिसके साथ मेरी बीवी की अभी भी बातचीत होती है। इसको लेकर मियाँ बीवी में शुरुआती 1-1.5 महीने में, जब शादी के बाद मोनू यहाँ पर था, तो दोनों में खटपट हुआ करती थी। और जब जब खटपट हुआ करती थी तब राधा फ़ोन करती थी अपने आशिक अनुराग को और रो रो कर ये बताती थी कि उसे इस शादी के जंजाल से जो है वो बाहर निकाले, और वो मोनू अपने पति के साथ नहीं रह सकती, वो उसी के साथ, अनुराग के साथ ही रहना चाहती है। तो ये सारी बातें वो अनुराग को लगातार बताया करती थी। मोनू ने समाज का, लोकलाज का, अपने परिवार का, सारी चीज़ों को देखते हुए, इज्जत का ख्याल करते हुए राधा को ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर वो अपना पास्ट, अपना अतीत भूल जाती है, अनुराग को अपनी ज़िंदगी से निकाल देती है और उसके साथ नए सिरे से ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाती है, तो वो भी खुशी खुशी रह सकता है। ये प्रपोज़ल देकर मोनू अपने वर्क स्टेशन की ओर विजयवाड़ा चला गया था और तकरीबन 6 महीने से वहीं था। लेकिन राधा जो है वो मोनू नाम का जो पति नाम का उसका जो कांटा था उसकी ज़िंदगी में, राधा उस कांटे को हमेशा के लिए निकाल फेंकना चाहती थी। राधा उसे कांटा मानती थी और उसने ये तय किया कि इसमें वो अपने आशिक अनुराग की मदद लेगी। राधा ने अनुराग को फ़ोन करके ये बताया कि वो मोनू को अब यहाँ वापस बुलाएगा और जैसे ही मोनू आएगा किसी भी तरह से वो मोनू को उसकी ज़िंदगी से बाहर निकाले और वो इसका कोई हल ढूंढे। इसके लिए उसने ठंडे दिमाग से साजिश रची। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का जो दिन है वही राधा का जन्मदिन भी है। शादी के बाद राधा का ये पहला बर्थडे था। राधा ने अपने पति मोनू के लिए एक नया चारा फेंका, या समझ लीजिए कि उसके लिए जाल बिछाया और उसे कहा कि शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे है 14 को, तो तुम प्लीज़ घर चले आओ और हम लोग साथ में बर्थडे मनाएंगे और नई शुरुआत करेंगे। मोनू को लगा कि शायद उसकी पत्नी को सद्बुद्धि आ गई है और वो नई शुरुआत करना चाहती है। मोनू वहाँ से बहुत राज़ी खुशी विजयवाड़ा से चला और उसने अंडमान एक्सप्रेस से टिकट बुक कराया। जाहिर अपनी पत्नी को सारी बातें बता रहा था। उसने ये भी बताया कि मैं 9 तारीख को ग्वालियर में उतरूंगा और उसके बाद मैं अपने घर आऊँगा। तो ये सारी बातें राधा ने एक एक इन्फॉर्मेशन जो है अपने आशिक अनुराग को दी और अनुराग ने इस पूरे कत्ल को अंजाम देने का, एग्जीक्यूट करने का फैसला किया। उसने अपने 3 दोस्तों को इसके लिए राज़ी किया। 3 दोस्तों ने उसे पहले ग्वालियर रेलवे स्टेशन में छोड़ा और फिर वो सीधे निकल गए उसी भिंड के गोहद चौराहे पर जाकर इंतज़ार करने लगे, जहाँ से होकर जो है मोनू को ये लोग लेकर जाने वाले थे। अनुराग ने मोनू को रेलवे स्टेशन के पास ही रिसीव किया, एक अनजाना मुसाफिर बनकर, और दोस्ती गांठी और फिर साथ में लेकर गया और ले जाकर फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या कैसे हुई ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि पुलिस ने कैसे इस मामले को सुलझाया। इत्तेफाक से जो इस कत्ल की मास्टरमाइंड है राधा, उसके पिता ने ही अपने दामाद के कत्ल के मामले को सुलझाने में पुलिस को सबसे बड़ा क्लू दिया, सबसे बड़ी लीड दी, जिस लीड के आधार पर सिर्फ उसके दामाद के कातिल ही नहीं बल्कि खुद उसकी बेटी भी गिरफ्तार हो गई, क्योंकि बेटी भी इस साजिश में शामिल थी। तो ये कहानी आप सोचिए और ज़रा मंथन कीजिए कि वाकई ये कितनी दर्दनाक कहानी है, जिसमें एक बेगुनाह लड़का जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी हत्या 2 सिरफिरे आशिकों ने मिलकर कर दी। और ये ऐसे लोग थे जिनको अव्वल तो ये शादी राधा को करनी नहीं चाहिए थी, और अगर राधा ने शादी की बगैर किसी विरोध के और बगैर किसी बात के, तो फिर उसे कम से कम अपने पति मोनू को जो है इस तरह का शिकार नहीं बनाना चाहिए था। वो शादी के बाद भी भाग सकती थी, उसके लिए भी अपना जीवन पड़ा हुआ था और मोनू की भी ज़िंदगी बच जाती। मोनू की हत्या करने का कोई लॉजिक या कोई तुक मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ लोग वाकई बेवकूफ़ होते हैं, सिरफिरे भी होते हैं, और जितनी लानत ऐसे लोगों के लिए दी जाए वो शायद कम है, जिनको दूसरे की ज़िंदगी की कोई कीमत समझ में नहीं आती है। खैर, अब राधा और अनुराग ये तो गिरफ्तार हो ही चुके हैं, उसके 3 साथी भी पकड़े गए हैं, कत्ल का पूरा केस खुल चुका है। बहुत सारे सबूत सीसीटीवी फुटेज के फॉर्म में, मोबाइल फ़ोन पर जो राधा और अनुराग की लगातार बात होती थी उसके फॉर्म में, मोबाइल फ़ोन पर राधा की अपने पति मोनू से जो लगातार बातचीत हो रही थी, एक इन्फॉर्मेशन वो मोनू से गैदर कर रही थी कि वो कब आ रहा है, कब कहाँ उतरेगा, किस रूट से आएगा, ये सारी बातें सबूत के तौर पर पुलिस के पास मौजूद हैं। मोटिव ऑलरेडी पुलिस को पता चल चुका है।
तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी अब शीशे की तरह साफ है, सारे गुनहगार पकड़े गए हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है और कोर्ट से क्या सज़ा मिलती है। आज की कहानी यहीं तक। इस पूरे वाक़े को सुनकर, इस पूरी कहानी को सुनकर आपके मन में कैसी भावना है और आपको कितनी तकलीफ़ महसूस हो रही है, प्लीज़ अपने बारे में ज़रूर बताएं और अपनी राय भी बताएं। इस तरह के मसलों से बचने का तरीका क्या हो सकता है, आप ये भी बताएं। मेरा तो कंक्लूजन ये है कि शादी से पहले बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को जान लेना ज़रूरी है, और ख़ासकर लड़कों को अपने होने वाली पत्नी से और लड़कियों को अपने होने वाले पति से भी ये पूछ लेना चाहिए कि क्या वो किसी अफेयर में तो नहीं है, और अगर अफेयर में हैं, घर वालों के दबाव में शादी कर रहे हैं, तो वो इस रिश्ते से पीछे हट सकते हैं। इस तरह की बात अगर शादी से पहले पता चल जाती है तो शायद इस तरह के हादसे नहीं होते। और मेरा तो ये भी कहना है कि लोगों को थोड़ा समझदार भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए शादी के बाद भी कोई राज छिपा लेता है और शादी फिर भी हो जाती है, तो भी कत्ल करना जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका आखिरी नतीजा जो है वो आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा के तौर पर ही होता है, किसी की जान भी चली जाती है। तो इसीलिए कोई भी मामला इतना बुरा नहीं होता कि उसे संभाला नहीं जा सके। जुर्म नहीं करना है, ये एक अल्टीमेट चीज़ हम सारे लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन अब कह ही सकते हैं, सारे लोगों के दिमाग को तो पढ़ नहीं सकते। बहुत अफसोस और बहुत दुखद घटना जो है ये है। तो आज की कहानी यहीं तक। जो कहानी मैंने आपको कल सुनाई थी सोमवार के रोज़, उस कहानी पर आप लोगों ने जो कमेंट किया है, तो बहुत सारे कमेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। मामोनी का कमेंट है और उन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने अपने हिंदी लिखने को लेकर थोड़ा सा जो है ये कहा है कि शायद वो ठीक से नहीं लिख पाई हैं। उनका पूरा कमेंट तो मैं अभी नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा। मामोनी, थैंक यू फॉर कमेंट्स। सुरेश परिहार जी ने हैप्पी हेलो सर लिखा है, थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। प्रकाश पुरोहित जी, इन्होंने लिखा है कि सर मैंने एक कहानी के बारे में लिखा था पर आपने सुना ही नहीं। तो प्रकाश जी, ऑब्वियसली मैं सारे कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, सारे कमेंट्स याद नहीं रहते। तो आप एक आध बार और लिखिए। मतलब एक आध बार भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते ही हैं सैकड़ों लोग कमेंट करते हैं, तो हो सकता है कि वो मेरी आंखों से कभी ओवरलुक हो जाए, तो इसीलिए उसको अदरवाइज़ मत लीजिए। लिखते रहिए, बात करते रहिए, किसी न किसी रोज़ उस पर नज़र पड़ेगी। और अगर वो कहानी सुनाने लायक लगी रिसर्च करने के बाद, इस तरह का कंटेंट उसमें हमें महसूस हुआ, तो हम ज़रूर वो कहानी सुनाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको उम्मीद तो दे सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह जिसे कहते हैं ना कि एश्योर नहीं कर सकता। सब्जेक्टेड टू मेनी कंडीशंस है वो। उधम सिंह लोधी साहब हैं, ये तहसील गैरतगंज, ज़िला रायसेन, मध्य प्रदेश से हैं, और इन्होंने कहा है कि इन्होंने कई बार कमेंट किया, लेकिन मैंने एक बार भी इनका कमेंट नहीं पढ़ा, तो इसलिए कमेंट करना ही छोड़ दिया। अब ये आखिरी उम्मीद से इस बार कमेंट कर रहे हैं। देखिए, वही वाली बात हुई कि आपने आखिरी गेंद पे चौका लगा दिया, और ये कमेंट इस वक्त मेरी आंखों के सामने और मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर मैंने कमेंट नहीं पढ़ा तो जैसा कि मैंने सारे आप लोगों को बता रखा है कि बस वो इत्तेफाक वाली ही बात है, और कोई बात नहीं है कि वो कमेंट मेरी नज़रों से ओझल हो गई। अदरवाइज़ किसी का नाम पढ़ूंगा, किसी का नहीं पढ़ूंगा, ऐसा पिक एंड चूज़ करने की तो कोई वजह नहीं, आप समझ सकते हैं। प्रवीण के जी ने कमेंट किया है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से लगातार कमेंट करते हैं। विजेंद्र सिंह जी हैं। देवराज शर्मा जी हैं, सिलीगुड़ी से रेगुलर कमेंट करते हैं। एक हमारे मित्र हैं प्लेबॉय के नाम से उनकी एक आईडी है, और वो लगातार मुझे ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठकर जो है क्राइम तक के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को गाने भी सुनाया करूँ गाकर। तो दोस्त, मैं कोई वोकलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई सिंगर भी नहीं हूँ। अगर मैं गाने वाने सुनाऊँगा तो शायद आप लोग वीडियो देखना ही बंद कर देंगे, और फिर ये प्लेटफॉर्म जो है वो उसके लिए उचित नहीं है। अगर मैंने अपना कोई पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाया तो वहाँ गीत संगीत का कार्यक्रम भी होगा। रितिका जी ने भी कमेंट किया है, और उन्होंने कहा है कि परिवार के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माता पिता से किसी मसले पर वैचारिक मतभेद होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्राणदाता जन्मदाता हैं, और अगर हो भी जाए तो उन्हें मनाने का ही प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल रितिका जी, आपकी बात सही है, और मुझे लगता है कि जो मोरल वैल्यूज़ है, जो एक फैमिली बॉन्डिंग है, उसके बगैर जो है ज़िंदगी बेकार है, नीरस है। सफ़रनामा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। विनोद बीर खानी, इन्होंने भी अपनी बात रखी है, और इन्होंने लिखा है कि जब कोई महिला परिवार से बाहर चली जाती है तो उसका मर्डर हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए, कोई महिला अगर अपने परिवार से अलग होकर अकेली रहती है तो उसका कत्ल हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि वो अपराध का शिकार बनती है। ऐसा क्यों का जवाब तो यही है, मैंने इस पर पिछली बार भी चर्चा की थी।
महिलाओं के साथ रिलेशनशिप को लेकर पुरुष जो हैं वो बहुत पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव होते हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, भाई बहन का रिलेशन हो या हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो। तो इसीलिए अगर किसी भी महिला के साथ कोई दूसरा आदमी उस रिलेशनशिप के बीच में इंट्रूडर की तरह आता है या इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर जो है वो हिंसा की संभावना बन जाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी वजह से हत्याएं होती है, हत्या की बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन हाँ ये सही है। और महिलाएं थोड़ी, देखिए ऐसे तो आज के ज़माने में मर्द औरत दोनों बराबर है ना, नारी शक्ति की अलग से बात होती है, और महिलाएं कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पुरुष करते हैं महिलाएं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि फिज़िकली जो है महिलाओं का स्ट्रेंथ जो है शायद पुरुषों के मुकाबले बराबर नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है, बराबर नहीं है। पुरुष भी फिज़िकली कुछ एक पॉइंट पर महिलाओं के मुकाबले कमज़ोर पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में कई बार जो है मर्द जो है, पुरुष जो हैं, वो एक सॉफ्ट टारगेट की तरह भी महिलाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, उन पर अपने आप को फोर्स करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। आदित्य मिश्रा जी ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। विजय कुमार जैन जी का कमेंट है, और रिजवान सैफ़ी जी, कौशिक व्यास जी रेगुलर कमेंट करते हैं। रेखा भट्ट जी हैं, संस्कार अच्छे होने चाहिए इन्होंने लिखा है, और कर्म ऐसा होना चाहिए जो कायदे का कर्म हो। आई के फैशन जी ने इस बात का शुक्रिया कहा है कि मैंने पिछली बार न सिर्फ उनका नाम लिया था बल्कि मैंने उनका कमेंट भी पढ़ा था। बहुत बहुत स्वागत आपका। फरहाद अली जी, ये पाकिस्तान से हैं और इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका फरहाद जी। एक आईडी है और उन्होंने लिखा है कि अगर टैटू नहीं भी होता तो भी उस महिला का बेटा जो है पुलिस कंप्लेंट करता और महिला के लिव इन पार्टनर को पकड़ लिया जाता। बिल्कुल इनका कहना सही है। इन जनाब का नाम जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है आईडी में, तो इसलिए मैं नाम तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन इनकी बात सही है। कत्ल अगर एक तरीके से नहीं या एक ज़रिए से नहीं तो दूसरे किसी ज़रिए से सुलझ ही जाता है। जुर्म के मामले जो है वो अनसुलझे आम तौर पर नहीं रहते अगर पुलिस उसकी तफ्तीश थोड़ी संजीदगी से करती है। ये उस कहानी की बात हो रही है जिसमें एक अकेली महिला जो अपने परिवार से अलग रहती थी, उसकी हत्या हो गई थी और उसकी अधजली लाश पर जो एक टैटू था, उस टैटू को देखकर उस महिला के बेटे ने अपनी मां की पहचान की थी और फिर उस मामले का खुलासा हुआ था। साउथ इंडिया का मामला था जो मैंने सोमवार के रोज़ आप सबको सुनाया था। मोहम्मद माजिद अली खान साहब हैं, असगर अली साहब हैं, विक्रांत गुप्ता जी हैं, सारे लोगों ने कमेंट किया है। राजीव कुमार गिरी जी हैं, मौलाना निसार साहब नागपुरी, ये लगातार कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। जय भारत के नाम से एक आईडी है, उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हैं और उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल। जो भी हमारे मित्र हैं, सज्जन हैं। शैलेश पांचाल जी ने नमस्कार किया है, मेरी ओर से भी नमस्कार स्वीकार हो। कुमार विज्ञान के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी विश किया है, नमस्कार किया है। वैभव नितेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने लिखा है हर हर महादेव। सुप्रतिम जी के सभी चहेतों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। बिल्कुल, क्या बात आपने लिखी है, थैंक यू वेरी मच वैभव जी। आप सारे लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। ऑल्दो अब महाशिवरात्रि का पर्व गुजर चुका है, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो हमेशा ही हैं और हम लोगों पर उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी दुआ करते हैं। जयंती लाल जैन जी रत्नागिरी से हैं, ये इन्होंने भी कमेंट किया है। इन्होंने ये लिखा है कि वक्त के साथ जो है मेरे कहानी सुनाने के तरीके में काफ़ी सुधार हुआ है, और इन्होंने एक बार कमेंट करके ये बोला था कि मुझे अब थोड़ी जो मैं ये पेश करता हूँ अपना प्रोग्राम, उसको बोलने की स्पीड थोड़ी कम करनी चाहिए, और मैंने वो स्पीड कम कर ली है, इसीलिए मेरा प्रोग्राम और ज़्यादा रुचिकर बन गया है। थैंक यू वेरी मच जयंती लाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिशान क्रिएशन ऑफिशियल के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। किरण सेठ जी सत श्री अकाल जी, इन्होंने लिखा है, मेरी ओर से भी सत श्री अकाल आपको। और एक आईडी है, पूरा नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने बांग्ला में लिखा है, सर আমি সব সময় আপনার ভিডিও দেখি, অনেক ভালো লাগে আমার। থ্যাংक यू वेरी मच। सम लाइफस्टाइल है या ब्यूटी लाइफस्टाइल ऐसा कुछ है, मैं एग्जैक्टली आईडी से नाम जो है नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन चलिए मैंने आपका कमेंट पढ़ा, आई होप आपने ये देखा हो वीडियो। प्रदीप भांबू जी, इन्होंने भी कमेंट किया और इन्होंने तो स्वागत किया है ये कहते हुए कि 9 मार्च को इनके बेटे की शादी है, पूरे क्राइम तक की टीम को वो राजस्थान ज़िला हनुमानगढ़ के गाँव में रामगढ़ में बुला रहे हैं। बहुत अग्रिम शुभकामनाएं प्रदीप जी। मैं ऑब्वियसली आप जानते हैं नौकरी की ऐसी मजबूरियां होती हैं, और नौकरी नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि बिज़नेस की भी मजबूरियां होती है। इंसान जो है हर वो ख्वाहिश जो उसके दिल में होती है वो पूरी नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं पता कि मैं आपके
बेटे की शादी में आ पाऊँगा या नहीं, लेकिन पहले तो मेरी शुभकामनाएं आप स्वीकार कीजिए। और आपने ये जो मुझे इनवाइट किया है, पूरे क्राइम तक की टीम को इनवाइट किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर संभव हुआ तो हाज़िरी लगाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। राजेश्वर सिंह बिश्नोई जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश्वर जी, आप भी कमेंट रेगुलर करते हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो ठीक है, फिलहाल मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, और मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।